गांव से कोई 3 कोस की दूरी पर, जहां पक्की सड़क कच्ची हो जाते थे और कच्ची सड़क जंगलों में खो जाते थे, वहां खड़ा था वो पुराना मकान जिसे लोग पागल खाना कहते थे। दरअसल उसका सरकारी नाम जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र था, मगर गांव वाले उसे हमेशा से पागल खाना ही कहते आए थे और शायद वो गलत भी नहीं थे। हरिशंकर को इस जगह काम करते हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, बस 2 महीने। रात की पाली का पहरेदार। पहले वो एक ईंट भट्टे में काम करता था, मगर पीठ में दर्द के चलते वो काम छूट गया। फिर किसी जान पहचान वाले ने बताया कि इस पागल खाने में रात के चौकीदार की जगह खाली है। तनख्वाह कम थी, मगर काम आसान था। बस रात भर बैठे रहो, चक्कर लगाते रहो। पहले हफ्ते उसे डर लगा था, फिर वो डर आदत में बदल गया और आदत धीरे धीरे उदासी में। इमारत पुरानी थी, दीवारें सिली थीं और रात के 2 बजे के बाद पूरे गलियारे में बस हरिशंकर की टॉर्च की रोशनी ही और उसके जूतों की आवाज ही होती थी। मरीज सो जाते थे या सोने का नाटक करते थे। बाकी 2 कर्मचारी सुबह की पाली में आते थे। कमरा नंबर 7। पागल खाने में कुल 14 मरीज थे, ज्यादातर बूढ़े, कुछ अधेड़। एक बच्चा भी था, 9 साल का, जो बोलता नहीं था। हरिशंकर को उससे डर नहीं लगता था, बल्कि तरस आता था। मगर कमरा नंबर 7 अलग था। उस कमरे में रहता था राम सेवक। उम्र कोई 50 के आसपास, सिर पर उलझे बाल, आंखें जो कभी कभी एकदम सामान्य लगती थीं और कभी कभी उनमें कुछ ऐसा होता था जिसे हरिशंकर बयां नहीं कर पाता था। वो जो उसकी आंखों में था वो खालीपन नहीं था, वो एक किस्म की गहराई थी। जैसे किसी कुएं में झांको और कुआं आपको वापस देखने लगे। पहले दिन जब हरिशंकर ने उसका कमरा देखा था, तब पुराने पहरेदार रामदीन ने धीरे से कहा था, इसके पास से ज्यादा देर मत रुकना, ये बात करने लगे तो जवाब मत देना। क्यों? हरिशंकर ने पूछा था। रामदीन ने कुछ नहीं कहा था, वो बस चला गया। बाद में हरिशंकर को पता चला कि राम सेवक ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। पत्नी, 2 बेटे, बेटी, यहाँ तक कि बूढ़ी माँ को भी। पुलिस को वो जब मिला था तो वो घर की चौखट पर बैठा था, कुछ बुदबुदा रहा था और उसके हाथ साफ थे, एकदम साफ, जैसे धोए हो। खून कहीं नहीं था उस पर। मगर घर के अंदर जो था उसे देखकर 2 सिपाही बाहर आकर उल्टी कर गए थे। लोग कहते थे कि राम सेवक ने ये सब किसी काले इल्म के लिए किया था, किसी को कुछ देने के लिए, बदले में कुछ पाने के लिए। पहली रात, पहली आवाज। 3रे हफ्ते की एक रात थी। अक्टूबर का महीना, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। हरिशंकर अपनी कुर्सी पर बैठा थर्मस में चाय उड़ेल रहा था जब उसे सुनाई दिया उसका नाम। हरिशंकर। इतनी धीमी आवाज थी कि पहले उसे लगा कि हवा का शोर है, मगर हवा में ये आवाज नहीं होती, हवा में उच्चारण नहीं होता। वो उठा और गलियारे में गया। सभी कमरों के दरवाजे बंद थे, सब तरफ खामोशी थी। फिर दोबारा, एक बार बहुत धीरे। 7 नंबर कमरे के पीछे से कुछ आया। उसने दरवाजे के छोटे से झरोके से अंदर झांका। राम सेवक अपनी चारपाई पर लेटा था, पीठ की तरफ, बिल्कुल सीधा, जैसे कोई लकड़ी की गुड़िया हो। हिल नहीं रहा था, सांस ले रहा था कि नहीं ये भी नहीं पता चल रहा था,
हरिशंकर वापस चला गया। उसने सोचा सपना था, नींद का झोंका था, मगर उस रात उसने चाय नहीं पी। अगले हफ्ते राम सेवक ने उससे पहली बार सीधे बात की। हरिशंकर रात के राउंड पर था। 7 नंबर कमरे के पास से गुजरा तो राम सेवक दरवाजे के झरोके पर खड़ा था, बिल्कुल सटा हुआ, आंखें झरोके से बाहर निकालने की पूरी कोशिश में। अच्छे आदमी हो तुम, राम सेवक ने कहा। आवाज में कोई पागलपन नहीं था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल ठहरी हुई। हरिशंकर रुका नहीं, बस थोड़ा धीमे चला। घर में कोई है तुम्हारे, बीवी बच्चे? हरिशंकर के कदम रुक गए। उसकी मर्जी के बिना उसने पलट कर नहीं देखा, बस खड़ा रहा। पैसों की तकलीफ है? राम सेवक ने कहा। यह सवाल नहीं था, बयां था। हरिशंकर आगे बढ़ गया, मगर उसके पांव कांप रहे थे। इसलिए नहीं कि उसे डर लगा था, बल्कि इसलिए कि राम सेवक ने जो कहा था वो सच था। उसकी बीवी बीमार थी, बड़े बेटे की फीस बाकी थी, घर में चूल्हा था, मगर उस चूल्हे के नीचे कितनी राख थी ये वो जानता था। फिर वो रातें आई जब राम सेवक हर बार कुछ ना कुछ कहता, कभी बहुत कम, कभी थोड़ा ज्यादा। हरिशंकर कोशिश करता कि वो ना रुके, ना सुने, मगर उस गलियारे में कोई और आवाज ही नहीं होती थी। अंधेरे में अकेले होने पर कानों के पास कोई बोले तो आप ना चाहते हुए भी सुनते हैं। एक रात राम सेवक ने कहा, मेरे पास एक जमीन है, कागज पर मेरे नाम है, गांव से 10 किलोमीटर दूर। उस पर जो कुछ गड़ा है वो तुम्हारा हो सकता है। क्या गड़ा है? हरिशंकर के मुंह से निकल गया। राम सेवक ने कुछ सेकंड्स तक तो कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से हंसा। वो हंसी जो हंसी कम और आहट ज्यादा लगते थे। पहले तुम एक काम करो मेरे लिए। क्या काम? बस एक चीज लाना है, कहीं से नहीं, यहीं से, इसी इमारत के तहखाने में। हरिशंकर को उस वक्त तक पता नहीं था कि इमारत में एक तहखाना भी है। राम सेवक ने बताया कि मेन सीढ़ियों के नीचे एक बंद दरवाजा है जिस पर जंग लगी सांकल पड़ी है। उसके पीछे नीचे जाती सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ियों के आखिर में एक कमरा है। उस कमरे में एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक को मेरे कमरे में लाना है, बस इतना। हरिशंकर ने खुद को समझाया कि वो नहीं जाएगा। एक हफ्ता निकल गया, मगर उस एक हफ्ते में घर से 2 चिट्ठियां आई, एक बेटे की फीस वाली, एक बीवी के इलाज वाली। दोनों में नंबर लिखे थे जिन्हें पूरा करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो रात चुनी उसने जब आसमान में बादल थे, चांद नहीं था। सीढ़ियों के नीचे दरवाजा था, ठीक वैसे ही जैसे राम सेवक ने बताया था। सांकल पुरानी थी, मगर उसने खोल ली। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, ऐसी ठंड जो बाहर के मौसम से नहीं थे, ये अंदर की ठंड थे, अंधेरे की ठंड। टॉर्च चलाई और नीचे उतरा। सीढ़ियां कच्ची थी, मिट्टी की महक थी और उसके नीचे कुछ और भी था जिसे हरिशंकर ने पहचाना नहीं, मगर उसके पेट ने पहचान लिया। वो रुकना चाहता था, मगर उसके पांव उतरते रहे। नीचे एक छोटा सा कमरा था। छत इतनी नीची थी कि उसे झुकना पड़ा। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी और वो रुक गया। दीवारों पर निशान थे, नाखूनों की खींचे हुए, बहुत से अलग अलग ऊंचाइयों पर। हरिशंकर ने सोचा शायद कोई पुराना मरीज यहाँ बंद रहा होगा, मगर तब उसे ध्यान आया ये निशान बाहर की तरफ नहीं थे, ये अंदर की तरफ थे।
जैसे कोई यहाँ बंद नहीं था, बल्कि कुछ यहाँ महफूज रखा गया था और वो निकलना चाहता था। कमरे के एक कोने में संदूक था, छोटा, काली लकड़ी का। उस पर कोई ताला नहीं था, मगर उसके चारों तरफ जमीन पर नमक बिछा था, गोलाकार, और संदूक के ऊपर एक सूखे फूल की माला थे, काली पड़ चुके थे। हरिशंकर ने संदूक उठाया। जिस पल उसके हाथ उस लकड़ी से लगे, पूरे तहखाने में हवा बंद हो गई, एकदम जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। टॉर्च कांपी और दीवारों के उन निशानों में से, या शायद हरिशंकर का वहम था, एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पुरानी। उसने वो आवाज नहीं सुनी, या सुनकर भी नहीं सुनी। वो संदूक लेकर ऊपर आ गया। 7 नंबर कमरे के दरवाजे के झरोके तक संदूक लेकर जब हरिशंकर पहुंचा, राम सेवक वहीं खड़ा था, जैसे उसे पता था। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे, चमक जो आंखों में नहीं होनी चाहिए थे। मेरे कमरे में रख दो, दरवाजा खोलकर। हरिशंकर के पास चाबी थे। उसने दरवाजा खोला, अंदर गया और संदूक को चारपाई के नीचे रख दिया। राम सेवक ने एक बार फिर भी संदूक को छुआ नहीं, बस खड़ा रहा, आंखें बंद किए। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं थे, या थे और हरिशंकर सुन नहीं पा रहा था। जाओ अब, कल रात को तुम्हें पता चलेगा कि जमीन कहाँ है। हरिशंकर बाहर आया, दरवाजा बंद किया और तब उसने देखा गलियारे में, जिसमें सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थे, उसकी परछाई नहीं थे। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए फिर वापस आ गई। हरिशंकर देर तक उस जगह पर खड़ा रहा, टॉर्च अपने पांव की तरफ किए, अपनी परछाई को देखता रहा, जैसे कोई चीज खोने के बाद उसे वापस देखकर यकीन करने की कोशिश करे कि वो अभी भी है। अगली सुबह की पाली वाले आए तो उन्होंने देखा कि 7 नंबर कमरे के बाहर जमीन पर थोड़ी सी मिट्टी थे, जैसे किसी के जूतों से गिरी हो, और कमरे के अंदर राम सेवक अपनी चारपाई पर बैठा था, हाथ घुटनों पर, सामने की दीवार को देखते हुए। डॉक्टर साहब ने उसे देखा। उन्होंने बाद में बताया, आज पहली बार इसकी आंखें बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी चीज का इंतजार खत्म हो गया हो। हरिशंकर उस सुबह घर गया। बीवी ने देखा तो पूछा, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा है? कुछ नहीं, बस थकान है। बेटे ने कहा, बाबा रात को नींद नहीं आई क्या, आंखें लाल है? हरिशंकर ने कुछ नहीं कहा। खाना खाया, लेट गया, नींद नहीं आई। दोपहर को जब उसकी बीवी बाजार गई और बेटे स्कूल में थे, वो उठा और अपनी परछाई को देखने लगा। धूप में दरवाजे के पास खड़े होकर दीवार पर, जमीन पर परछाई थी, ठीक थे, मगर एक चीज थी, एक बहुत छोटी सी चीज, जिसे शायद कोई और ना पकड़ पाता। जब हरिशंकर ने अपना दाहिना हाथ उठाया, परछाई ने बायां हाथ उठाया, जैसा होना चाहिए था आईने की तरह। मगर जब उसने दोबारा देखा, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, परछाई का हाथ पहले उठा था, उससे पहले जब हरिशंकर का हाथ अभी हिला भी नहीं था। उस रात हरिशंकर ड्यूटी पर नहीं गया। उसने पागल खाने को फ़ोन किया और कहा कि तबीयत ठीक नहीं है। रात के 11 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बीवी सो रही थी, बेटे सो रहे थे। हरिशंकर ने दरवाज़ा नहीं खोला। दस्तक फिर हुई, 3 बार, बराबर की दूरी पर, और फिर आवाज़ आई, राम सेवक की आवाज़, जमीन के कागज तैयार हैं, आ जाओ। हरिशंकर की सांस रुक गई।
राम सेवक पागल खाने में था, वो वहां से नहीं निकल सकता था। दरवाजे बंद रहते थे, रात को कोई छेड़ता नहीं था। वो वहां कैसे था? हरिशंकर ने खिड़की से झांका, बाहर कोई नहीं था। चांद की रोशनी में सड़क खाली थी, मगर सड़क पर घर के दरवाजे से थोड़ा आगे एक परछाई थी। कोई आदमी नहीं था, सिर्फ परछाई खड़ी थी। और जब हरिशंकर ने खिड़की से हाथ हटाया, परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया ऊपर की तरफ, खिड़की की तरफ। उसके पास चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा था चेहरे की जगह। हरिशंकर वहां से हटा, कमरे के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसकी बीवी अभी भी सो रहे थे, बेटे अभी भी सो रहे थे, पूरी दुनिया सो रहे थे। और तब उसे एहसास हुआ, उसकी अपनी परछाई कमरे में बल्ब की पीली रोशनी में धीरे धीरे खिड़की की तरफ पड़ रहे थे। जबकि हरिशंकर खड़ा था, हिल नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन सुबह पागल खाने में डॉक्टर अपने दौरे पर थे। 7 नंबर कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं था। राम सेवक गायब था। चारपाई साफ थे, संदूक नहीं था। दीवार पर एक जगह कुछ लिखा था, नाखून से, बहुत छोटे अक्षरों में, एक नाम, हरिशंकर का नाम। उसी दिन शाम को हरिशंकर ड्यूटी पर नहीं आया। फोन बंद, उसके घर कोई गया, दरवाज़ा बंद था अंदर से। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, बीवी और बच्चे ठीक थे, सहमे हुए, भूखे, मगर ठीक। हरिशंकर नहीं था। कमरे में बस उसके जूते थे। उसकी चारपाई पर चादर बिछे थे और दीवार पर, उस दीवार पर जहां दोपहर में उसकी परछाई पड़ती थी, एक धुंधला सा निशान था, एक इंसान की शक्ल का, जैसे कोई दीवार के अंदर समा गया हो या कोई दीवार के बाहर खिंच गया हो। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखे, फिर वो केस उन केसों में चला गया जो कभी सुलझते नहीं। गांव वाले कहते हैं कि उस पागल खाने में अब कोई चौकीदार नहीं टिकता, जो आता है 1 महीने में ही चला जाता है। वो वजह नहीं बताते, बस कहते हैं रात को कोई बुलाता है वहाँ, और जो सुन लेता है वो जाता है। और जाता कहाँ है ये कोई नहीं जानता, या शायद जानते हैं मगर बताते नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के 2 बज रहे थे जब अख्तर ने पहली बार उस आवाज को सुना, एक धीमी खुरदरी खरोच, जैसे कोई पुरानी लकड़ी के दरवाजे पर नाखून घिस रहा हो, बाहर से नहीं अंदर से। अख्तर उस पुराने हवेली नुमा किराए के मकान में 3 हफ्ते पहले आया था। मकान सस्ता था, कुछ ज़्यादा सस्ता, और अब उसे समझ आ रहा था क्यों। दीवारें पीली पड़े हुए थे, छत पर सीलन के धब्बे थे जो रात को किसी चेहरे जैसे लगते थे। पड़ोसी उससे नजरें चुराते थे, कोई भी कोई हाल चाल नहीं पूछता था। उस रात अख्तर ने किताब बंद की और कान लगाया। खरोच फिर आई। वो उठा, धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। पुराना स्टोर रूम जो हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने चाबी देने से मना किया था, कहा था उसमें पुराना सामान है, जरूरत नहीं। दरवाजे के नीचे से एक पतली काली लकीर रिस रही थी, जैसे अंधेरा खुद बाहर आना चाहता हो। अख्तर ने हाथ बढ़ाया, दरवाजे का हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था। उसने धक्का दिया और दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुल गया। कमरे में कुछ नहीं था, बस एक पुरानी कुर्सी, और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। नहीं, बैठा नहीं था, बस उसका असर था, जैसे कोई अभी अभी उठा हो और हवा में उसकी शक्ल छूट गई हो।
कुर्सी की लकड़ी पर उंगलियों के निशान थे, गहरे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। डर के मारे अख्तर पीछे हटा। उसे रात की चीजें बदलने लगी। सुबह उठता तो रसोई में रखे बर्तन उल्टे मिलते। शीशे कभी कभी एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसके पीछे एक और चेहरा दिखता जो उसका नहीं था। पलट कर देखो तो कोई नहीं। एक रात उसकी नींद अचानक टूटी। कमरे में ठंड थी, असाधारण, हड्डियों तक उतरने वाली ठंड। अख्तर ने आंखें खोली और देखा कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। एक औरत, सफेद कपड़ों में, बाल खुले, पीठ की तरफ, बिल्कुल शांत, जैसे कोई पुतला। अख्तर की सांस रुक गई। वो हिल नहीं सका, बोल नहीं सका, जैसे जिस्म ने दिमाग का हुक्म मानने से इनकार कर दिया हो। धीरे धीरे, बहुत धीरे वो औरत मुड़ने लगी और अख्तर ने आंखें बंद कर ली। जिंदगी में पहली बार उसने किसी अनजान खौफ के सामने हार मान ली। जब सुबह आंख खुली, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसके बिस्तर के बगल में फर्श पर एक पुरानी धुंधली तस्वीर पड़ी थी, उसी कुर्सी की, उसी स्टोर रूम में, और कुर्सी पर बैठी थी वो औरत। तस्वीर के पीछे लिखा था कांपते हाथों से, ये मकान मत छोड़ो, वो नहीं चाहते। अख्तर ने सामान बांधा उसी समय, लेकिन जब वो दरवाजे के बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा, ऊपर खिड़की में वो औरत खड़े थे और इस बार वो मुस्कुरा रहे थे। अख्तर आज भी किसी पुराने मकान में किराए पर नहीं रहता और रात को शीशे में कभी पीछे नहीं देखता, क्योंकि एक बार उसने देख लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।